इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर फर्स्ट, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। इसका चैप्टर नंबर 5 हमने कल स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 जो सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 90A तक के टोटल प्रोविजंस इसमें हैं और जो डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड। सेक्शन 61 हमें कहता है दैट इज द प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उस कंटेंट का अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो उसे आप प्रूव कर सकते हैं या तो प्राइमरी एविडेंस से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से। इसके बाद में सेक्शन 62 हमें कहता है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, दैट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज द प्राइमरी एविडेंस। सेक्शन 63 हमें बताता है सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, which includes particularly certified copies and the copies made out of the original are called the secondary evidence। अब आगे बढ़ने से पहले हम प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का डिफरेंशिएशन एक टेबुलर स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट प्राइमरी एविडेंस के लिए, प्राइमरी एविडेंस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है which is presented to the court for its inspection। जब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में, उसके कोई फोटो स्टेट नहीं, उसकी कोई प्रिंटेड कॉपी नहीं, उसका कुछ अदर ट्रांसलेटेड कॉपी नहीं, बल्कि इटसेल्फ ओरिजिनली डॉक्यूमेंट जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसे प्राइमरी एविडेंस कहा जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस के लिए देखिए, सेकेंडरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बट दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 63। तो सेक्शन 63 में हमें एक लिस्ट दे रखी है जो बताता है कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है। उसमें सर्टिफाइड कॉपी आ सकती हैं, उसमें कॉपीज मेड ऑफ द विद द ओरिजिनल आ सकता है, तो वो हमने लिस्ट पूरी कल पढ़ी थी, राइट। काउंटर पार्ट्स ऑफ द कॉपी फॉर द पर्सन हु हैज एग्जीक्यूटेड इट, who against whom it has the person who has not executed it, the counterpart of the copies who has not executed it, वो भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में आ जाता है। वो 63 में आप एक बार उसकी लिस्ट दोबारा से पढ़ सकते हैं। फर्दर देखिए, प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस को बेस्ट एविडेंस की कैटेगरी में लिया जाता है। सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट द बेस्ट एविडेंस, instead it is considered to be a comparatively weak evidence but is evidence of secondary nature and is admitted in exceptional circumstances। जहां तक पॉसिबल होता है प्राइमरी एविडेंस को ही प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है जो कि सेक्शन 65 में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 65 में हमें वो सर्कमस्टांसेस मेंशन हैं जिन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट हमें अलाउ करेगी सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए। किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस आप प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, ये बात सेक्शन 65 में सर्कमस्टांसेस मेंशन है। अदरवाइज जो प्राइमरी एविडेंस है उसी को बेस्ट एविडेंस माना जाता है। फर्दर थर्ड देखिए आप, गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज अ जनरल रूल। तो किसी भी फैक्ट के लिए, किसी भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए प्राइमरी एविडेंस प्रेजेंट करना, दिस इज जनरल रूल। बट सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करना, दैट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल क्या तो क्या कहता है कि आप जब भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना चाहते हैं तो आप उसे प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रूव कीजिए। लेकिन जो एक्सेप्शन है इस जनरल रूल का वो क्या है, वो यह है कि अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है या फिर अपोजिट पार्टी के पोजीशन में अवेलेबल है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर उसको लाने में इतना खर्चा होगा जो कि बियर नहीं किया जा सकता, XYZ करके सेक्शन 65 में हमें काफी सारी वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस देखने के लिए मिलेंगी। तब कोर्ट अलाउ करती है, कोर्ट से हमें परमिशन लेना पड़ता है। सेक्शन 66 का हमें एप्लीकेशन लगा के नोटिस देके अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाता है सेक्शन 66 के अंडर में, और फिर 65 की जो कंडीशंस हैं उससे हमें ये प्रूव किया जाता है, ये हमें अलाउ किया जाता है कि आप इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट कर सकें। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, सेकंड प्रेजेंटिंग अ सेकेंडरी एविडेंस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, राइट। फोर्थ देखिए, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग प्राइमरी एविडेंस। अभी अभी मैंने जो बात कही थी वही यहाँ पे लिखा है, जब आप प्राइमरी एविडेंस प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में तो उसका आपको प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब कभी भी आप सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में तो प्रायर नोटिस अंडर सेक्शन 66 आपको देना उसमें मैंडेटरी है। आपको सेक्शन 66 का नोटिस प्रेजेंट करना पड़ता है टू द अपोजिट पार्टी दैट वी आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ द प्राइमरी एविडेंस
so we have been allowed by the court to present the secondary evidence. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द प्राइमरी एविडेंस एंड द सेकेंडरी एविडेंस. मूविंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंस, which states that the value of primary evidence is the highest because it is the best evidence, so its value is the highest. The value of secondary evidence is not as that of the primary evidence. माना कि जो प्राइमरी एविडेंस, जो सेकेंडरी एविडेंस है वो भी वैल्यूएबल है, उसकी भी सिग्निफिकेंस है, बट नॉट as much as of the primary evidence. Primary evidence अगर सुपीरियोरिटी में है, उसका नाम से पता चल रहा है वो प्रायोरिटी में है, राइट? और सेकेंडरी एविडेंस की भी वैल्यू है बट एट अ कंपैरेटिवली लेसर देन द प्राइमरी एविडेंस. मूविंग फर्दर, अब इसके आगे हमारे पास में आता है सेक्शन 64, जो ये कहता है कि जब कभी भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, सेक्शन 62 में हमने ये पढ़ा, दैट इज सेक्शन 61 में हमने पढ़ा किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए हम प्रूव कर सकते हैं या तो प्राइमरी एविडेंस से या फिर सेकेंडरी एविडेंस से. लेकिन सेक्शन 64 इसको और ज्यादा स्पेसिफिक कर देता है, जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जरूरत पड़े, द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जरूरत पड़े तो प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किया जाना चाहिए. डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियरइन आफ्टर मेंशन्ड. तो ये जो एक्सेप्ट है ना, ये एक्सेप्ट किसको रेफर कर रहा है? ये सेक्शन 65 को रेफर कर रहा है. सेक्शन 65 में आपको पूरी लिस्ट मिलेगी उन सर्कमस्टांसेस की जिन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट अलाउ कर सकती है सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए. आप 2-3 बार इन सेक्शंस को जब रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे सेक्शंस ध्यान हो जाएंगे कि 61 में क्या है, 62 में क्या है, 63 में क्या है. 61 कहता है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूफ आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी. 62 कहता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या है. 63 कहता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या है. 64 कहता है द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट हियरइन आफ्टर प्रेजेंटेड. तो अब कौन से वो एक्सेप्शंस हैं, वो 65 में पूरी लिस्ट हमें दे रखी है, उस लिस्ट को हम पढ़ेंगे डिटेल में. केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू अ डॉक्यूमेंट may be given. कौन से ऐसे वो केसेस हैं, कौन सी ऐसी वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कोर्ट अलाउ करेगा सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए? तो सेकेंडरी एविडेंस may be given by the existence condition और द कंटेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस के लिए, किसी डॉक्यूमेंट की कंडीशन के लिए कि वो डॉक्यूमेंट किस कंडीशन में है, मींस वो पुराना है, नया है, खराब हो चुका है, फट चुका है, डिस्टॉर्ट हो चुका है, उसकी कंडीशन किस तरह की, उसका कंटेंट उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसका कंटेंट क्या है, राइट? डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में. तो किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके कंडीशन के बारे में और उसके कंटेंट्स के बारे में सेकेंडरी एविडेंस कब प्रेजेंट किया जा सकेगा? तो फॉलोइंग केसेस में. सबसे पहला, व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन पोजीशन और इन पावर ऑफ, ठीक है, वो यहां पे दे रखा था, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है. अब आप सोचिए ए और बी के बीच में एक सूट चल रहा है. ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर एक प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, टाइटल के लिए, ठीक है. इस प्रॉपर्टी के टाइटल के लिए ए ने सूट फाइल किया है बी के ऊपर, और जो ये प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में है? ये प्रॉपर्टी ए के पोजीशन में है और ए इसका रियल ओनर भी है. लेकिन बी ने, या इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सॉरी, इसको चेंज कर देते हैं. ये प्रॉपर्टी जो है ये बी के पोजीशन में है, लेकिन इसका रियल ओनर कौन है? रियल ओनर ए है. और इसका जो टाइटल डीड है, टाइटल डीड है वो बी के पास में ही है. इसका रियल ओनर कौन है? ए इज द रियल ओनर. ये प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में? बी के पोजीशन में, और इसकी ओरिजिनल टाइटल डीड भी बी के पास में है. तो ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन, कोर्ट में जाके कि भाई ये रियल ओनर तो मैं हूं और इसकी रिकवरी के लिए मैं इसके ऊपर सूट फाइल कर रहा हूं. ए इज द प्लेंटिफ, बी इज द डिफेंडेंट. ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, फॉर द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अब जो टाइटल डीड है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी एविडेंस, वो किसके पास है? वो बी के पास में ही है. अब ए कैसे प्रूव करे ये बात को? लेकिन ए के पास में सर्टिफाइड कॉपी है,
सर्टिफाइड कॉपी मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, जब हम कोर्ट में कोई सूट वगैरह चलता है तो वहां पे जब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी आप कोर्ट से निकलवा सकते हैं। कोर्ट में कॉपिंग रूम होता है, वहां जाके वो क्या करती है, कोर्ट कोर्ट उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो स्टेट करेगी और फोटो स्टेट के ऊपर कोर्ट की सील और सिग्नेचर करवा दिए जाएंगे। तो फोटो स्टेट के ऊपर जब कोर्ट के सील और सिग्नेचर हो जाते हैं तो इट इज एज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल बट नॉट एज द ओरिजिनल। ओरिजिनल के बराबर उसकी वैलिडिटी हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल तो नहीं हो सकती। तो जो ओरिजिनल है वो तो प्राइमरी में आता है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी किस में आता है, सर्टिफाइड कॉपी आता है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में। तो आप सिचुएशन देखिए, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और डॉक्यूमेंट भी बी के पोजीशन में है, तो ए तो ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं कर सकेगा। इवन अगर ए कोर्ट में कहेगा भी कि बी को कहिए कि वो डॉक्यूमेंट लेके आइए, तो बी क्या कहेगा कोर्ट में आके, नहीं मेरे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अब कैसे निकालें? तो ऐसी सिचुएशन में ए को अलाउ करेगी कोर्ट कि आपके पास में सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है, आप उसको प्रेजेंट कीजिए, हम आपको अलाउ करते हैं सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, बाकी अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन हो सकता है जिसे जिसके पोजीशन या फिर जिसकी पावर की बात हो रही है। अगर वो डॉक्यूमेंट पोजीशन में है या फिर पावर में है किसके, द पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड। जिस पर्सन के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बी के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट प्रूव करना था और वो डॉक्यूमेंट भी बी के ही पोजीशन में है, तो ऑब्वियसली बी तो वो लाने ही नहीं है कभी। सेकेंडली, एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोई ऐसे पर्सन के पोजीशन में जो कोर्ट की हद में नहीं है, हद से मतलब कोर्ट उसको पकड़ ही नहीं सकती है, किसी फॉरेन कंट्री में बैठा है या अननोन है, लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ है, बहुत सालों से उसके बारे में सुना ही नहीं है। तो किसी ऐसे पर्सन के पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट की रीच में नहीं, जो कोर्ट की पहुंच में नहीं है, राइट। और तीसरा आता है द पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट व्हेन आफ्टर नोटिस अंडर सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। कोई ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जो पर्सन को हमने सेक्शन 66 का नोटिस दे दिया कि भैया आपके पोजीशन में प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, आप इसको प्रेजेंट कीजिए, और उसके बावजूद भी उसने क्या किया, उसने प्रेजेंट नहीं किया। इसी एग्जांपल को आप ले लीजिए कि ए ने क्या किया, ए ने बी को नोटिस दिया कि आपके पोजीशन में है वो डॉक्यूमेंट, वो टाइटल डीड आपके पोजीशन में, आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए, और बी ने मना कर दिया नहीं है मेरे पास। अब क्या करें? अब तो सीधे सीधे ये होगा कि जो सर्टिफाइड कॉपी ए के पास में रखी हुई है वही प्रेजेंट की जाएगी, है ना। गलती से भी ये क्वेश्चन माइंड में मत लाना कि सर ए के पास में अगर सर्टिफाइड कॉपी भी ना हो, अगर उसके पास सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी ना हो, तो फिर तो उसका सूट ही मेंटेनेबल नहीं रहेगा। कोई भी मिस्टर एक्स वाई जेड कोर्ट में जाके केस फाइल करे कि साहब ये प्रॉपर्टी है जो किसी अदर पर्सन के पोजीशन में है लेकिन ओनर मैं हूं, तो प्रूफ किसे करना पड़ेगा? द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ओवर द प्लेंटिफ, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ओवर द पर्सन हु असर्ट्स द फैक्ट। तो यहाँ पे ए अगर कोर्ट में गया है तो एक बार तो प्रूफ तो ए को करना पड़ेगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ मैं इसका ओनर हूं तो मैं कैसे हूं, चाहे वो प्राइमरी एविडेंस से करे, और प्राइमरी एविडेंस नहीं आ पा रहा है तो वो उसका सेकेंडरी एविडेंस एटलीस्ट प्रेजेंट करे, अदरवाइज तो सूट ही मेंटेनेबल नहीं रहेगा, राइट। तो गलती से भी माइंड में ये मत लाना कि सर उसके पास अगर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर वो सूट ही मेंटेनेबल नहीं रहेगा, फिर तो बी उसका ओनर हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास पोजीशन है वही उसका फिर ओनर माना जाएगा, राइट। तो ये थे फर्स्ट कंडीशन कि जहां पे जो डॉक्यूमेंट है वो या तो अपोजिट पार्टी के पोजीशन में है या फिर किसी ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जो लीगली उसको प्रेजेंट करने के लिए बाउंड है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर रहा है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जिसके अगेंस्ट में उसे प्रूव करना है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के पोजीशन में है जो कोर्ट की पहुंच से भी बाहर है। तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट अलाउ करेगी, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सेकंड देता है कि कब ऐसा होगा, कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस जहां पे सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट किया जाएगा, व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज प्रूव्ड। अब मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट अभी जो हमने एग्जांपल लिए थे उसी को ले लेते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट बी के पोजीशन में है और बी के अगेंस्ट ही उसको हमें प्रूव करना है, राइट। और बी ने क्या किया, उसका जो कंटेंट है, उस डॉक्यूमेंट का कंटेंट है उसको तो बी ने एडमिट कर लिया। कहां पे एडमिट करेगा? बी एडमिट करेगा डब्ल्यूएस में। डब्ल्यूएस जानते हैं आप, रिटन स्टेटमेंट। ए प्लेंटिफ है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया तो ए प्लेंट प्रेजेंट करेगा,
और बी उसका रिटन स्टेटमेंट देगा। रिटन स्टेटमेंट में बी क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट में ए ने जो जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं या जो जो बातें कही हैं उन बातों को या तो वो असर्ट करेगा या फिर डिनाई करेगा। यही करते हैं रिटन स्टेटमेंट में भी। जो फैक्ट नंबर फर्स्ट है एक्सेप्टेड, फैक्ट नंबर सेकंड एक्सेप्टेड, फैक्ट नंबर थर्ड डिनाइड, फैक्ट नंबर फोर्थ डिनाइड। तो जो जो इसने एक्सेप्ट कर लिए या फिर जिसको बोल सकते हैं एडमिट कर लिए, रिटन में एडमिट कर लिए, कोई कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो रिटन में एडमिट कर लिया, तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी की जगह सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट अलाउ कर देगी कि भी इसका अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट में इसको प्रूव करना है उसके कंटेंट को तो एक्सेप्ट कर ही चुकी है कि इसमें हाँ ये जो बात बोल रहे हैं सही है, तो ठीक है फिर आप इसकी फोटो कॉपी प्रेजेंट कर दो, सर्टिफाइड कॉपी प्रेजेंट कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो व्हेन द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड, और प्रूव भी कैसे किया है, प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग, वो एडमिशन के थ्रू प्रूव कर लिया गया है, बाय द पर्सन अगेंस्ट whom it is to be proved, जिसके अगेंस्ट में प्रेजेंट करना, जिसके अगेंस्ट में प्रूव करना है उस खुद ने ही पर्सन ने उसको एडमिट कर लिया। थर्ड देखिए, when the original have been destroyed और लॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉपी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डॉक्यूमेंट फट चुका है, खराब हो चुका है, खो चुका है, लॉस्ट हो गया है, और कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन टाइम, और ऐसा है कि जो टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब जब डॉक्यूमेंट खो चुका है, प्रेजेंट खराब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट, तो फिर उसको प्रेजेंट कहां से करेंगे, तो उसके लिए फिर सेकेंडरी एविडेंस के लिए अलाउ करेंगे। फोर्थ आता है व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल। मान लीजिए जो ओरिजिनल है वो ऐसे किसी नेचर का है जिसको उठा के कोर्ट में ला ही नहीं सकते, उसको कोर्ट में लाना पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या बोलेंगे कि ठीक है आप इसका सेकेंडरी ही प्रेजेंट कीजिए, जो ओरिजिनल है वो इस कंडीशन में है, कंडीशन वर्ड ले लीजिए, आपके इतना पुरानी कंडीशन में है कि उसको कोर्ट में उठा के अगर लेके आएंगे तो वो खराब हो सकता है, फट सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो फिर कोर्ट कहेगी ठीक है आप इसका सेकेंडरी प्रेजेंट कीजिए। फिफ्थ आता है व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 74, तो ऐसे में फिर सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल कर ली जाएगी उसकी। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि गजट नोटिफिकेशन वगैरह के थ्रू पब्लिक डॉक्यूमेंट रिलीज किए जाते हैं, ऐसे की तो फिर सिर्फ जो सर्टिफाइड कॉपी है वही मान लीजिएगा। वैसे गजट नोटिफिकेशन इसमें नहीं लेंगे क्योंकि गजट नोटिफिकेशन तो आता है जिसका जुडिशियल नोटिस लेना होता है कोर्ट को, तो गजट नोटिफिकेशन तो इसमें नहीं लेंगे, बट अदर कोई ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि किसी प्राइवेट पर्सन के पोजीशन में नहीं होगा, वो तो जनरल पब्लिक के लिए होता है, तो ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट की फिर सर्टिफाइड कॉपी अलाउ हो जाएगी। सेक्शन 74 में डिफाइन किया हुआ है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हम लेते हैं। देन व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ व्हिच सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट ने परमिट कर दिया कि हाँ ठीक है आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रेजेंट कर दीजिए, तो अगेन सर्टिफाइड कॉपी तो इटसेल्फ सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में ही आता है। फिर आता है आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ये सब पूरी लिस्ट आपको याद कर लेनी है कि कब कब हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। सेक्शन 65 में यही पूरी लिस्ट हमें दे रखी है, वही लिस्ट हमें अच्छी तरह से ध्यान कर लेनी है, राइट। तो नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, पॉइंट नंबर 7 कहता है when original consisting of numerous accounts which cannot be conveniently be examined in the court। अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इतना बड़ा है, बहुत लेंदी है, और उसको पूरा कोर्ट में लाके और कोर्ट उसको कहां तक बैठ के उसको है ना चेक करते रहेगी। द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट विल बी अपॉइंटेड टू एग्जामिन। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको सपोज करें कोई बैंक के साथ सूट चल रहा है, किसी बैंक के साथ में सूट चल रहा है, और जो बैंक के तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं आपको ध्यान है कि कंप्यूटर में ही होते हैं, वहां बैंक के जो भी डेटाबेस होता है उसमें सारे स्टोर रहते हैं। अब उस बैंक के जो कंप्यूटर है, जो पीसी है, उसके अंदर कोई डेटाबेस में जो डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड हैं, उस कंप्यूटर को, पूरी मशीन को तो उठा के कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, या फिर पूरा का पूरा डेटाबेस तो वहां प्रेजेंट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली क्या होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के और अंडर द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द बैंक अथॉरिटीज ही उसको प्रेजेंट किया जाएगा, तो वो क्या हो गया फिर, वो हो गया सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल है उसको तो उठा के नहीं ले जाया जा सकता। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी मान लीजिए कोई है, कोई 2000 पेजेस का है, अब कोर्ट बैच के 2000 पेजेस को तो पढ़ेगी नहीं,
तो ऐसे में क्या करेगी, कोर्ट एक एक्सपर्ट को अपॉइंट कर देगी कि ठीक है आप एक काम कीजिए, ये जो एक्सपर्ट है ये इसको रीड करे और इसका जो सब्सटेंस है, इसकी जो समरी है वो हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर दे। तो वो बात आती है पॉइंट नंबर 7 में, व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड, जो इजीली उसको एग्जामिन नहीं किया जा सकता, बहुत लेंथी है, तो ऐसे में फिर एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया जाएगा टू एग्जामिन दैट और टू प्रेजेंट द एग्जामिन करके अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन वो प्रेजेंट करे। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंटली क्या लिखा है, केस नंबर ए क्या था, जब किसी अदर पर्सन के पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट था। केस नंबर सी क्या था, जो ओरिजिनल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। केस नंबर डी क्या है, जहां पे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि इजीली मूवेबल नहीं है, केस नंबर डी का। अभी मैंने बताया ना, कंप्यूटर है पूरा डेटाबेस तो उठा के नहीं लेके आएंगे, तो इस तरह से इजीली मूवेबल नहीं है। तो ये जो फर्स्ट केस नंबर ए जहां पे अदर अपोजिट पार्टी की पोजीशन में है, केस नंबर सी जहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और केस नंबर डी जहां पे उसको इजीली मूव नहीं किया जा सकता ओरिजिनल को। एनी सेकेंडरी, ये वर्ड ध्यान देना आप, एनी सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। तो इन तीन सिचुएशन में तो कोई भी सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। सेक्शन 63 में जितनी भी लिस्ट दी है ना, चाहे वो सर्टिफाइड हो, चाहे वो फोटोकॉपी हो, चाहे वो प्रिंटेड मटेरियल हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, एनी सेकेंडरी एविडेंस विल बी एडमिसिबल, राइट। अब देखिए केस नंबर बी में क्या बोल रहा है, केस नंबर बी में बोल रहा है यहाँ पे जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट था उसे राइटिंग में एडमिट कर लिया गया था, केस नंबर बी, ठीक है। इसके बाद में तो केस नंबर बी के लिए क्या बोल रहा है, रिटन एडमिशन इज एडमिसिबल। तो जिस जगह पे उसका कंटेंट राइटिंग में एडमिट किया गया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है जब एडमिशन राइटिंग में किया गया हो रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट तभी उसको माना जाएगा। तो ऐसे में तो फिर एनी सेकेंडरी एविडेंस नहीं चलेगा, उस पर्सन का जो रिटन एडमिशन है वही प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसी को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रूफ माना जाएगा। फिर वहां पे सर्टिफाइड कॉपी वगैरह नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने किस बेसिस पे उसको अलाउ किया है कि आप वो रिटन एडमिशन जो है उसको प्रेजेंट कीजिए, तो रिटन एडमिशन लाना होगा। फिर देखिए केस नंबर ई एंड केस नंबर एफ, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। केस नंबर ई एंड केस नंबर एफ, केस नंबर ई में क्या बोल रहा है, केस नंबर ई में है कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में जो है, जिसके लिए यहाँ पे लिख दिया था सर्टिफाइड, राइट। और केस नंबर एफ में क्या है, केस नंबर एफ में तो ऑलरेडी कोर्ट ने अलाउ किया है सर्टिफाइड कॉपी के लिए। तो दोनों में आप देख रहे हैं केस नंबर ई और एफ दोनों में सर्टिफाइड कॉपी की बात हुई है, तो यहाँ पे नीचे भी वही लिखा है, इन केस ऑफ ई एंड एफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। केस नंबर ए, सी और डी जो था, जब अदर पर्सन के पोजीशन में है, जब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर उसको इजीली मूव नहीं किया जा सकता, वहां पे तो एनी सेकेंडरी एविडेंस चल रहा था। लेकिन ई और एफ, ई में क्या था, ई में था पब्लिक डॉक्यूमेंट, और एफ में है क्या, जहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी उसके लिए अलाउ की गई है। तो ऐसे में तो सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही अलाउ की जाएगी, दूसरा कोई सिंपल फोटो कॉपी प्रेजेंट कर देंगे तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। लास्टली आता है इन केस नंबर जी। केस नंबर जी क्या है, केस नंबर जी है जो एक्सपर्ट ओपिनियन अपॉइंट किया था जिसमें, राइट। एविडेंस मे बी गिवन बाय एनी पर्सन। अब ये एनी पर्सन किसके लिए बोल रहा है, द एक्सपर्ट हु हैव बीन अपॉइंटेड, एनी पर्सन हु एग्जामिन्ड देम। तो एग्जामिन तो कौन कर रहा है, एक्सपर्ट ही एग्जामिन कर रहा है ना, यहाँ पे हमने अपॉइंट किया था ना। द पर्सन हु इज एक्सपर्ट विल अपॉइंट टू एग्जामिन। तो एग्जामिन कौन करेगा, एक्सपर्ट एग्जामिन करेगा। तो कोई भी ऐसा पर्सन का एविडेंस वहां पे प्रेजेंट किया जाएगा जिसने उसको एग्जामिन किया है। तो ये एक थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन है। टोटल यहाँ पे जो 7 पॉइंट्स आपको दिए हैं, पॉइंट्स नहीं, आई शुड से, आई मस्ट यूज द वर्ड, 7 कंडीशंस दी हैं, 7 सिचुएशंस दी हैं जहां पे आप सेकेंडरी एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कौन सी सिचुएशन में आपको किस तरह का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा, तो सिचुएशन नंबर ए, सी और डी में तो हमें एनी चल जाएगा, एनी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट चलेगा। बी में सिर्फ रिटन एडमिशन ही एडमिसेबल होगा। पॉइंट नंबर ई एंड एफ में ओनली सर्टिफाइड कॉपी ही एडमिसेबल होगी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसमें, सर्टिफाइड कॉपी ही एडमिसेबल होगी। और पॉइंट नंबर जी में जिस एक्सपर्ट ने उसको एग्जामिन किया, उसी पर्सन का, जिसने उसको एग्जामिन किया उसी पर्सन का सेकंड एविडेंस वहां पे या फिर उसके टेस्टिमनी वहां पे जो एडमिसेबल होगी। ये हमने डिटेल में पढ़ा सेक्शन 65 को। अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट अराइज हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे अपनी कल की क्लास में।